Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अभी तक हमने जितने भी प्रॉपर्टीज देखे, आई होप आप वो सारे प्रॉपर्टीज को एक बार स्किम कर लिए होंगे. समझ आए ना आए, हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो सारे प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाएंगे. ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. आप एक बार जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसको एक बार सिंसियरली अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. सिर्फ ट्राई करना है आपको, सही आंसर आए ना आए, पर एक बार सोचिए थोड़ा सा इस क्वेश्चंस के बारे में. और ये सारे क्वेश्चंस गेट में आए हुए क्वेश्चन हैं. ठीक है, और ये सारे जितने भी अभी तक मैंने आपको डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट समझाए हैं उस सब से इजीली सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए और फिर सॉल्यूशन को देखिए. तो आई होप आपने ट्राई किया होगा और आप अब सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है. एक नोट करने वाली बात यह है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ऑफ ऑर्डर 3x3 का मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट क्या है 10. ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट क्या है 10. मुझसे पूछा जा रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमें पता नहीं है, पर फिर भी प्रॉपर्टीज के बेस पे जितना भी हमने सीखा है उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ए इनवर्स इनटू एक फैक्टर है, स्केलिंग फैक्टर है 2, और उस पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा ये पूछा जा रहा है हमसे. एज पर द प्रॉपर्टीज, ये जो 2a इनवर्स है, ठीक है, ये जो 2a इनवर्स है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो 2 है ये क्या है, ये सारे ये जो 2 है वो मैट्रिक्स ए इनवर्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और जब वो मल्टीप्लाई होगा उसके बाद अगर हम जब ए इनवर्स लेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या ऐसा. करेक्ट, ये क्या था, प्रॉपर्टी था कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाया है उसी प्रॉपर्टी से कि मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया. अब फिर ये क्या है 2 और ऑर्डर क्या है 3x3, ऑर्डर है 3x3 का. अब बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी रो में, पूरे रो में k कॉमन है तो उसको बाहर निकालते हैं तो कैसे आता है k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. वैसे ही अगर कॉलम में कॉमन है k तो क्या आएगा k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. पर अगर पूरे के पूरे मैट्रिक्स में k कॉमन है तो जब वो डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो वो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू k टू द पावर n. मतलब कि क्या, 2 टू द पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a. करेक्ट है. अब क्या है, सिंपल हो गया. डिटरमिनेंट ऑफ a हमें पता था जो क्या था 10 के इक्वल, और 2 टू द पावर 3 क्या है 1/80. ठीक है, मतलब कि क्या किया मैंने 8 इंटू 10 लिखा, 2 टू द पावर 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 80. राइट, तो देखिए कैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हमने ये सॉल्व किया. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे. पहले मैंने क्या किया, ए इनवर्स और प्रॉपर्टी लगाया कि ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय ए का डिटरमिनेंट. 2 को बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि उसके ऑर्डर में जो ए क्रॉस ए का ऑर्डर है वो इसके पावर में आ जाए. तो 2 टू द पावर 3 इंटू ए. अगर ये 2x2 मैट्रिक्स होता तो यहां पे 2 टू द पावर 4 आता. ठीक है, 2 टू द पावर 2 आता. ठीक है, तो ये क्या होता 4. राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 3 3. ठीक है, बोल रहे हैं मुझे कि ए क्यूब का डिटरमिनेंट है 343, देन ए का वैल्यू क्या है.
ठीक है, मतलब कि देखिए ए, इस मैट्रिक्स को मैं 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करवाऊं, 3 बार, ठीक है, a इंटू ए किया, उसका डिटर्मिनेंट जब निकाला तो उसका डिटर्मिनेंट आया कितना मेरा 343, उसका डिटर्मिनेंट 343 आया। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स का है a टू द पावर n है, a टू द पावर n है, मतलब कि a को n टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करवाया और उसका जब डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, तो वो इक्वल आया किसके, कि अगर डिटर्मिनेंट हो और उसको मैं n टाइम्स कर दूं उसके इक्वल। तो उसी प्रॉपर्टी से आप देखेंगे पेज पलटा के अपने, उस प्रॉपर्टी से मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ये प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएगी a टू द पावर 3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, लिया मैं तो 3 टाइम्स कर दिया तो भी सेम आएगा। और अगर इसको समझ में आ गया होगा तो वो नोट कर लिया होगा, ये 343 क्या है भाई, ये 343 है क्या, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। अब तो खेल आसान हो गया है, मतलब कि क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। मतलब कि क्या, कि अगर मैं ये क्यूब को हटा दूं तो मैं ये देख सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 7 के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल है 7 के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है भाई, बहुत ही इजी से निकल जाएगा। कैसे, कि हमको मल्टीप्लाई करना है ए इंटू ए और फिर माइनस करना है अब उससे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9, दैट इज 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, कि ए स्क्वायर मेरा इक्वल टू किसके आया, 16 के, और ए किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 4 के। ए आ गया प्लस माइनस 4 के, राइट। तो ये था, ठीक है। यहां पे भी प्रॉपर्टी कौन सा अप्लाई हुआ, a टू द पावर 3 को हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू टू द पावर 3 और फिर 7 के इक्वेट किया और फिर बस मुझे डिटर्मिनेंट निकालना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये गेट में 2 मार्क्स का आया हुआ था। इसको आप अगर अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को पहले हमें इस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। कैसे ऑपरेशन, कि ये R2 को करना है, ये जो R2 है इसको करना है R2 प्लस R3, नया R2 बनाना है, फिर C1 करना है, C1 को C1 माइनस C3 से रिप्लेस करना है। मतलब कि 2 R2 भी नया हो जाएगा, C1 भी रिप्लेस हो जाएगा, नया हो जाएगा। उसके बाद जब ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएं तब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। अब जो समझदार लोग होंगे उन्हें खेल समझ में आ गया होगा। अगर वो प्रॉपर्टी को समझे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये जो एग्जामिनर था हमें हमारा टाइम को वेस्ट करना चाह रहा था, हमें और कंफ्यूज करना चाह रहा था। पर अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालते समय अगर हम ये ऑपरेशंस लगाएं, ठीक है, R2 को R2 प्लस R3 करें या C1 को C1 माइनस C3 करें या कोई भी ऑपरेशन करें, तो मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कि क्या, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं चेंज होगा। तो अगर मैं इस दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म चाहे करूं या चाहे ना करूं, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो अनचेंज रहेगा। मतलब कि इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं होगा और एग्जामिनर जो हमें ये दिया है करने, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम को वेस्ट करना चाह रहा है। तो जिसको प्रॉपर्टी पता होगा वो ये ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेगा और डायरेक्टली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेगा। अब एक और मस्त पॉइंट यहाँ पे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या दिख रहा है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आराम से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं हम, 3 लेंगे, इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, आराम से डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको एक क्या दिखेगा, लीनियर डिपेंडेंसी, या तो मैं क्या बोलता हूं प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दिखेगा।
प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या, मैं हिंट दे दिया हूं कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर देखिए कहां पे आ रहा है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, आप खुद से ढूंढने की कोशिश करें। आई होप आपको थोड़ा सा दिखा होगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो ये C1 और C3 है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि C3 जो हो रहा है वो क्या किसके इक्वल है, 15 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है। मतलब कि 3 इंटू 15 45, 7 इंटू 15 105, 13 इंटू 15 195। C3 जो है पूरा का पूरा क्या है, C1 से अगर मैं 15 मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके इक्वलेंट आ जा रहा है। जहां पे लीनियर डिपेंडेंस मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दिखा, वहां पे क्या प्रॉपर्टी था कि डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो ये था आपका डिटरमिनेंट निकालते तो वो ज्यादा लंबा पड़ता क्योंकि नंबर्स काफी बड़े बड़े थे, तो उसमें निकालने पर अगर आप थोड़ा सा देखते कि ये क्या है, इज इंटू 15 टाइम्स अगर मैं यहां पे करूं तो यहां पे मुझे C1 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 15 C1। कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, अगर देखिए C3 इज इक्वल टू 15 C1 है, अगर मैं यहां पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूं, ये दोनों ऑपरेशन को छोड़ के अगर मैं ऐसा लिखता कि C3 को रिप्लेस कर दो नए C3 से, जो क्या होगा C3 माइनस 15 C1 होता, ठीक है। C3 को रिप्लेस कर दो नए C3 से, जिसको हम कैसे लिखते हैं, C3 माइनस 15 C1, इससे रिप्लेस कर देता मैं नए C3 को, तो क्या था 15 C1 कितना होता, इसी के इक्वल होता 45 माइनस 3 इंटू 15 45। तो ये पूरा C3 किसके इक्वल हो जाता, 0 के। और अगर पूरा C3 0 के इक्वल होता तो मैं C3 के अक्रॉस अगर डिटरमिनेंट निकालता तो डिटरमिनेंट क्या आता, इक्वल टू 0, ठीक है। तो चाहे आप इस मेथड को अप्लाई करें या फिर इस मेथड को, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। और यहां पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने से डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, ये कैसा मैट्रिक्स है, 4x4 का मैट्रिक्स है, 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 4x4 का मैट्रिक्स है। इसमें भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इसमें भी लीनियर डिपेंडेंसी या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन है और उसको आप ढूंढेंगे, और जो अगर ढूंढ लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0। मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। अब आई होप आपने थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश किया और आपको समझ में आ गया होगा कहां कहां पे लीनियर डिपेंडेंसी है। अब देखिए, अगर जिनको नहीं मिला है उनको मैं अगर बोलूं कि ये वाला पॉइंट को देखिए, ठीक है, ये क्या है R4, ठीक है, R4। अब मैं क्या लिख रहा हूं, R4 को, R4 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। चेक कीजिए इक्वल आ रहा है क्या, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4। लीनियर डिपेंडेंसी मिल गया। एक लीनियर डिपेंडेंसी या लीनियर कॉम्बिनेशन मिलने से ही मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। पर अगर और भी ढूंढना है जिसको ये नहीं मिला था, वो दूसरा भी देख सकता है यहां पे, क्या, इस वाले को। कैसे कि अगर मैं R1 को लिखूं, R1 को क्या लिखूं मैं, R1 इज इक्वल टू R3 माइनस R2। चेक करते हैं इसको, 1 माइनस 1 2, 0 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, आगे तो सेम। तो दोनों ही रिलेशन में से कोई एक भी आपको मिल जाता तो आप क्लियरली लिख सकते थे कि डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। याद रखेंगे कि एक इक्वेशन, इस पॉइंट को मैं आगे इलैबोरेट करूंगा और फिर भी आपको टाइम बिंग के आप याद रखेंगे कि वन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन will give one dependency, ठीक है। कैसे, मतलब कि यहां पे R4 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि R4 R2 और R3 तीनों डिपेंडेंट है, नहीं, यहां पे R4 बस डिपेंडेंट है। सिमिलरली यहां पे सिर्फ R1 बस डिपेंडेंट है। दो इक्वेशंस मिले हमको तो दो डिपेंडेंसी सिर्फ रहेगा, ठीक है।
अब चलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने। तो अब आपके स्क्रीन में फिर से 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन आपके सामने और है। 4 क्वेश्चन जो हम पहले अटेम्प्ट किए थे वो काफी बेसिक थे। अब ये थोड़े से सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं और ऐसे भी क्वेश्चंस गेट में काफी ज्यादा आते हैं, तो आप इनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और इसको कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से देखते जाएंगे कि कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूं। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन में 5th क्वेश्चन, जो ऐसा कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके होंगे वो पहले खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखेंगे। राइट, ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब क्या है ना कि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस दिया होता है, पर मैं ऑप्शंस लिखा नहीं हूं, पर आप थोड़ा सा इसमें टेंशन हट जाएगा आपका कि आपको ऑप्शंस देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में अप्रोच करना है। ठीक है, किस डायरेक्शन में अप्रोच करना है, तो ऑप्शंस देख के समझ में आ जाएगा। पर यहां पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम पूरा बेसिक से करते हैं सॉल्व। तो देखिए 3x3 का मैट्रिक्स से आराम से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, पर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि जो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ए बी सी, तो अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो किसके टर्म्स में आएगा, वो वेरिएबल्स के टर्म में आएगा, जिसको सॉल्व करने लग गए हम तो काफी ज्यादा सॉल्यूशन कंबरसम या फिर लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यहां पे लगाते हैं और डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ये क्या है, R1 R2 और ये R3। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि R1 इज इक्वल टू, सॉरी R1 को मैं नया चेंज करके लिखूं R1 माइनस कितना R2, R1 को मैं चेंज कर दिया किससे, R2 से, R1 माइनस R2 से, और R2 को मैं लिख दिया R2, दूसरा ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं R2 माइनस R3। ये दो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं ऐसा दो ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। हम पिछला क्वेश्चन देखे थे, गेट में डायरेक्टली आया वो क्वेश्चन कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से या फिर ऐसा कोई ऑपरेशन अप्लाई करने से डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको अप्लाई करने से क्या होगा। R1 को R1 माइनस R2 कर दें, 1 माइनस 1 0, फिर क्या A माइनस बी, A माइनस बी, यहां पे लिखता हूं 0, फिर क्या A माइनस बी, फिर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फिर R2 माइनस R3, R2 को क्या करना है, R2 माइनस R3 कर देना है, तो 1 माइनस 1 अगेन 0, फिर B माइनस C, फिर क्या है B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और R3 में तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, एज इट इज। ठीक है, अब देखिए कौन सा प्रॉपर्टी वो होता है कि अगर किसी रो या कॉलम में कुछ भी कॉमन निकल रहा है तो उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। देखिए a माइनस बी और ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी। आप पढ़े 11th-12th में ये इक्वल, और या फिर a प्लस बी का प्रोडक्ट। तो अगर ये इसके इक्वल है तो मैं R1 से, रो R1 से कॉमन निकालूंगा क्या, a माइनस बी को अगर मैं कॉमन निकालता हूं यहां पे a माइनस बी को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो R1 क्या हो जाएगा, 0 में से a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर a माइनस बी 1, फिर a माइनस बी को बाहर निकाला, क्या बचा, a प्लस बी। वैसे ही R2 से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, b माइनस सी को। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 1 एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अगेन क्या लिख सकता हूं, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो b माइनस सी को बाहर निकाला तो बचा क्या, b प्लस सी। अगेन 1 c
एंड सी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों चीज बाहर है और ये डिटर्मिनेंट है। C1 पूरा क्या है 0 0 1। तो यहां पे ना जब ऐसा रहता है तो हमेशा अक्रॉस जहां पे मैक्सिमम जीरोस है, चाहे रोज में या कॉलम्स में, उसके अक्रॉस एक्सपांड कर दो। तो C1 क्या, अगर मैं C1 के अक्रॉस यहां पे एक्सपांशन कर देता हूं तो C1 के लिए करूंगा तो देखो फर्स्ट एलिमेंट के लिए 0, तो यहां पे मैं 1 इंटू सी स्क्वायर 1 इंटू क्या आएगा हमारे पास, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा a माइनस बी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं। a माइनस बी माइनस सी, और जीरो के निकालो तो जीरो के लिए इसको क्या 1 माइनस सी स्क्वायर, और पर यहां पे तो जीरो है तो ये तो जीरो ही हो गया, ये जीरो हो गया, इसके लिए भी जीरो हो गया, दोनों के लिए तो जीरो हो जाएगा, चाहे ये सब कोई भी हो, इनके कोफैक्टर चाहे कुछ भी हो, मल्टीप्लाई जब इनसे होंगे तो वो जीरो ही हो जाएंगे। तो बस मुझे किसके लिए निकालना पड़ेगा 1 के लिए। तो 1 के लिए मैं कौन सा मैट्रिक्स करूंगा, ये ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए आप, 1 इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, क्या हो गया, बी बी गॉट कैंसल। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आया डिटर्मिनेंट सी माइनस ए। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये कंप्लीट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है आपका, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी अपॉन इंटू सी माइनस ए का प्रोडक्ट, ठीक है। ये तीनों का प्रोडक्ट किया। तो यहां पे आपने क्या क्या सीखा, यहां पे आपने ये सीखा कि ऑपरेशन अप्लाई करने कैसे, जब भी वेरिएबल्स दिए हों तो ऑप्शंस देख के, ऑप्शंस अब यहां पे मैंने लिखा नहीं है पर आपको जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो आपको हिंट कर रहा है कि कैसे अप्रोच करना है। और उसके बाद आपको ऐसा कुछ करना है ऑपरेशन जिससे जीरोस आ जाए, जितने ज्यादा मैक्सिमम जीरोस आएंगे उससे उस रो या उस कॉलम के अक्रॉस हम आराम से एक्सपांशन कर पाएंगे, और उसके बाद एक्सपांड करके आपको आंसर लिखना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, चलिए 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करनी है हर क्वेश्चन में हमको। 6th क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस बी बी फिर उसके बाद 1, और ऐसे ही करके सारे रोज हैं। कुछ अगर आप ध्यान से देखें यहां पे और यहां पे अक्रॉस सारे, अगर मैं देखिए अगर मैं C1 को अगर ऐसा लिख दूं C1 प्लस C2 प्लस C3, हमेशा कोशिश किसकी रहेगी कि कुछ पैटर्न फाइंड आउट करके कॉमन निकालने की कोशिश रहेगी, और उसके बाद हमें वंस को जीरोस बनाना है। तो यहां पे अगर मैं ऐसा करता हूं तो 1 प्लस बी प्लस 1 कितना आएगा, ऊपर में C1 को मैं चेंज कर रहा हूं तो 2 प्लस 2b, अगेन b तो ऐसे ही रहेगा, C2 और C3 में कोई चेंजेस नहीं तो इसको पहले ही लिख देता है। b प्लस b प्लस 1 अगेन 2 प्लस 2b, अगेन 2 प्लस 2b, देख लीजिए ऐड करके 1 प्लस 2b प्लस 1 तो 2 प्लस 2b। अब यहां से मैं सभी से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, ये आराम से कॉमन निकाल सकता है। तो हमारा मैट्रिक्स आराम से आप कॉपी में अच्छे से नोट करते जाएंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो यहां से कॉमन निकालने के बाद ये क्या बचेगा मेरे पास, b 1 प्लस b 2b और फिर 1 1। तो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे कि मैं 2 प्लस 2b को बाहर जैसे ही निकाला तो अब यहां पे खेल तो बहुत इजी हो गया। देखिए सी क्या चीज कि C1 और C3, देखिए C1 और C3 इक्वल आ गए, मतलब आइडेंटिकल या सेम आ गए। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में पॉइंट लिखवाया था कि इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल और सेम देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0।
जीरो। क्यों जीरो भाई, क्यों आइडेंटिकल होने से जीरो होता है? देखिए अगर मैं यहाँ पे C3 को लिख दूं, C3 इज इक्वल, अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगा दूं यहाँ पे C3 को लिख दूं, C3 माइनस C1 कर दूं, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 0 0, और इसके अक्रॉस अगर आप एक्सपांशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर दो रोज या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल आ जाते हैं तो उस केस में हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या आ जाता है? इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C3। ठीक है, तो देखिए हमेशा आपको पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है, कॉमन निकालने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद और फिर 1 बना के या तो जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे या तो फिर से कुछ डिपेंडेंसी या लीनियर कॉम्बिनेशन सर्च करना है। ठीक है, चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से अगर आपको ये 5th और 6th क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है तो आप 7th क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि पहले आपको सब में से रोज और कॉलम्स में से जितने कॉमन आउट निकाल सकते हैं उसको निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सिंसियर अटेम्प्ट लीजिए। देखिए खुद से अगर आप अटेम्प्ट करते हैं ना तो उससे भले ही आपका आंसर सही आया गलत, पर आपका एक कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप होता है। ठीक है, तो देखिए R1 में देखिए पहले ये R1 में A पूरे R1 में A पॉसिबल है, तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट से A को बाहर निकालूं तो निकाल सकता हूं। वैसे ही बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा A को बाहर निकालने से -A, फिर BA CA। वैसे ही C1 के अक्रॉस भी अगर मैं सारे A को बाहर निकालता हूं तो क्या हो जाएगा बाहर? A²। अगेन अगर मैं R2 से पूरा B को बाहर निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? B। और वैसे ही अगर मैं C2 से पूरा B को बाहर निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? B²। वैसे ही R3 और C3 से निकालने से मेरे पास आ जाएगा C²। तो A² B² और C² मेरे पास बाहर आ गया, तो बाहर फिर यहां पे क्या बचेगा? अंडर में -1 1 एंड देन -1। कितना सिंपल सा 3x3 मैट्रिक्स आ गया है, बाहर में हमारे पास ये आ गया है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो चलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो अगर मैं -1 के लिए निकालता हूं, -1 के लिए यहां पे पहला मैं इसको कंसिडर किया, फर्स्ट टर्म इसको मैं कंसिडर किया, अक्रॉस R1 निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, R1 देखिए जब भी ना हमेशा लीनियर डिपेंडेंसी का ढूंढने में ना कभी कभी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में हो सकता है कि आपको दिखे ना, पर अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल मैट्रिक्स मतलब एकदम बेसिक सा मैट्रिक्स दिखता है 3x3 का, तो तुरंत आप निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर 0 होगा तो मिल जाएगा हमको। तो -1 लिया, यहाँ पे -1 into 1 -1। ठीक है, अगेन -1 इसके लिए, क्यों? क्योंकि ये ऑड पॉइंट है, तो -1 to the power 1 plus 2 that is 3। तो यहां पे -1 to the power 3 that is -1। फिर इस रो इस कॉलम और इस रो को छोड़ के -1, अगेन इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये -1, अगेन -1। फिर इसके लिए निकाल रहा हूं मैं, तो इसके लिए कौन सा? 1 into +1 1 into 1 -1 इज इक्वल टू कितना हुआ? ये तो किसके इक्वल हो गया? 0 के। यहां पे -2 into 2 -2 into -1 that is 2 plus 2 that is equal to 4। तो हमारा पूरा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया? यहां पे अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं पूरा, तो मैं लिख सकता हूं कि ये इक्वल टू आया 4a² b² c² के। करेक्ट है? तो ये इक्वल टू आया 4a² b² एंड c² के इक्वल में। राइट, चलते हैं आप 8th क्वेश्चन की ओर। इसके लिए मैंने खास तरीके के लिए आपको ऑप्शंस रखा है। क्यों लिखा है? इसलिए ताकि जो मैं बोलना चाह रहा था कि आपको खुद एग्जामिनर हिंट देगा कि किस तरफ आपको अप्रोच करना है, और उससे आप खुद बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आप गेस करके अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। आइए देखते हैं कैसे।
ठीक है, तो देखिए आप अगर ऑप्शंस को देखें तो वहां पे क्या दिख रहा है, x प्लस 3a और x माइनस 3a। जब ये दिख रहा है मुझे कि x प्लस 3a x माइनस 3a, तो आप ही सोचिए कि x प्लस 3a आएगा कि x माइनस 3a, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं मैं कि उन दोनों में से कुछ आए। तो अगर मैं देखूं यहां पे C1 C2 C3 और ये C4, ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं लिखूं कि C1 इज इक्वल टू, C1 को चेंज कर दिया मैं किसमें, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ऐसा ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर मेरे पास क्या आ जाएगा, C1 में x प्लस 3a x प्लस 3a x प्लस 3a x प्लस 3a। ठीक है, करेक्ट है। और बाकी सारे टर्म्स में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, a x a and a and again a x and a and then again a and then x। ठीक है, अब सिंपल है भाई, ये पूरे C1 से मैं क्या निकाल सकता हूं, कॉमन, x प्लस 3a। आप कॉमन निकालेंगे तो यहां पे C1 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा, पूरा का पूरा ये हो जाएगा 1। ठीक है, x प्लस 3a, देखिए ऑप्शंस में x प्लस 3a x प्लस 3a x माइनस 3a x माइनस 3a, तो सिंपल सी बात है भाई कि C तो पक्का रॉन्ग है क्योंकि x माइनस 3 हमारा नहीं आ रहा है, वैसे ही D तो पक्का ही रॉन्ग है। ठीक है, अब x प्लस 3 है, या तो A सही हो सकता है या तो B सही हो सकता है, क्योंकि दोनों में x प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, पर अब इस क्वेश्चन को या तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का, फिर से आपको कोई ऑपरेशंस लगाना पड़ेगा, या तो अगर आप सोचें थोड़ा सा बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएं, तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप इस एलिमेंट के अक्रॉस अगर आप एक्सपांशन करते हो, ठीक है, 1 लेके करते हो, और फिर आपके पास क्या बचेगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बचेगा। 1 को लेके अगर आप एक्सपांशन कर रहे हो, और फिर मतलब R1 के अक्रॉस अगर आप एक्सपांशन कर रहे हो, और जैसे ही 1 को लिया आपने देखा कि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बच रहा है, अब इसका एक्सपांशन करूंगा तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास, x के 1 2 और 3। तो इसका तो पक्का है कि अगर जैसे ही मैं इस पूरे डिटरमिनेंट निकाला मैं जैसे ही और उसका एक्सपांशन किया, तो मेरे पास डेफिनेटली x टू द पावर 3 तो आना ही चाहिए। अब ऑप्शंस में खुद ही देखिए, x माइनस ए क्यूब एक्स प्लस 3 एक्स माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि क्या, x माइनस ए स्क्वायर का मैक्सिमम पावर कहां तक जा सकता है, x स्क्वायर तक जा सकता है। तो डेफिनेटली ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको तो मैक्सिमम पावर चाहिए था 3 का, क्योंकि जरूर से जब मैं एक्सपांशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास डेफिनेटली आना चाहिए x टू द पावर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको सॉल्व करते समय एक क्यूब टर्म तो जरूर आएगा, जो कि पॉसिबल किसमें है, सिर्फ और सिर्फ a में है। तो ऐसे करके आप बिना सॉल्व किए ही सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड को थोड़ा सा देख के, क्वेश्चन को देख के, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ही देख के आप डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं ऑप्शंस पे और समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया था और मैं सिर्फ पूरा खेल ऑप्शन से ही किया, और वैसे ही आपको एग्जाम में भी या कभी भी टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। चलते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस की ओर। तो ये है हमारे सामने अब 9th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए चुना था क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। देखिए ये जो +1 है यहाँ पे +1 जिन्होंने 11th 12th अच्छे से पढ़ा था उनको पता है कि डिटरमिनेंट निकालते समय हम इस डिटरमिनेंट वाले फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड a क्यूब b क्यूब
सी क्यूब, इसका डिटर्मिनेंट प्लस अगेन ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, ये भी एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है जो इस क्वेश्चन से हमको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। राइट, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है मुझे कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, मतलब तीनों अनइक्वल हैं। और फिर मुझसे बोला जा रहा है कि a b c की वैल्यू बताओ। राइट, यहां पे इस मैट्रिक्स को अभी के लिए भूल जाइए, इस मैट्रिक्स को देखिए। यहां पे क्या मैं इस रो से R1 से a कॉमन निकाल सकता हूं, R2 से b कॉमन निकाल सकता हूं और R3 से c कॉमन निकाल सकता हूं क्या? यस और नो? यस। तो a b c यहां से मैं कॉमन निकालता हूं, मेरे पास क्या बचेगा? 1a स्क्वायर, फिर वैसे ही 1b b स्क्वायर और फिर 1c c स्क्वायर। करेक्ट है। प्लस प्लस क्या? ये मैट्रिक्स एज इट इज। और एक और चीज देखते हैं, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, तो क्या होता था कि देन द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड विथ -1, मतलब कि एक माइनस साइन बाहर आ जाता था कि अगर दो रोज और कॉलम्स के बीच इंटरचेंज होता था। तो अगर मैं यहां पे C1 क्या है, ये C3 और C2 का इंटरचेंज करूं, उसके इंटरचेंज करने के कारण मेरा यहां पे क्या आ जाएगा? एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट के पास, और उसके इंटरचेंज के बाद फिर से चेंज करने के बाद यहां पे 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 यहां पे आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब जो ये वहां पे 1 1 1 आया है इंटरचेंज करने के बाद, और यहां पे a b c है, फिर से मैं क्या करूं? यहां पे C1 और C2 का इंटरचेंज कर दूं, तो फिर से -1 से आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा प्लस। तो ओवरऑल साइन हमारा अगेन प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पे दो बार इंटरचेंज कर रहा था किसको? कॉलम्स को, और दोनों बार इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास क्या आया? मेरे पास आ गया ठीक है, राइट। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आ गए सेम, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन में चेंज नहीं आया। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या इस मैट्रिक्स को? a b c +1 और ओवरऑल ये मैट्रिक्स राइट है। अब देखिए ए बी सी +1, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किसकी तरह का दिख रहा है आपको? क्या ये 5th क्वेश्चन के जैसा नहीं है? अभी आपने 5th क्वेश्चन किया और इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला है। ठीक है, जब आप इसको अटेम्प्ट किए तो क्या मैं डायरेक्टली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख सकता हूं उस 5th क्वेश्चन से कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? a माइनस बी और b माइनस सी एंड c माइनस ए। करेक्ट है। तो ओवरऑल मेरा ये पूरे मैट्रिक्स का मतलब कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट पूरा मैट्रिक्स का मेरे पास डिटर्मिनेंट आएगा a b c +1 a माइनस बी b माइनस सी C माइनस ए। ठीक है, ये पूरा क्या है? इस मैट्रिक्स का पूरा डिटर्मिनेंट है। करेक्ट, एग्री करते हैं कि नहीं आप? ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोला है कि ये इक्वल टू 0 है, मतलब कि ये इक्वल टू 0 आ गया। राइट, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहां पे बोल रहा है कि a और b और c तीनों सेम नहीं है, मतलब कि अगर ये जो तीनों हैं a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, अगर a b और c इक्वल नहीं है तो आप मुझे बताइए क्या a माइनस बी या b माइनस सी या c माइनस ए क्या कभी 0 आ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं आ सकते? भाई इक्वल ही नहीं है, तो a माइनस बी पक्का 0 नहीं आएगा। अगर इक्वल होते तभी वो 0 आता। तो इनके कारण तो
क्या बोल रहा हूं मैं, इनके कारण तो यहां पे डिटर्मिनेंट आपका जीरो नहीं होगा। जब इनके कारण डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है, उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी की वैल्यू बताइए, तो डेफिनेटली जो भी डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा होगा वो किसके कारण होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस लगा के हम बोल सकते हैं कि ए बी सी प्लस वन ये पक्का जीरो के इक्वल आ रहा होगा, इसलिए ओवरऑल प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, जीरो के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए बी सी प्लस वन इज डेफिनेटली इक्वल टू जीरो, सो दैट द ओवरऑल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तीनों चीज तो जीरो नहीं बना रहे हैं। तो ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो यहां पे हमारा ए बी सी का वैल्यू आ गया -1। तो ये क्वेश्चन था जिसमें मुझे आपको मेन ये जो प्रॉपर्टी था ये एक्सप्लेन करना था, ठीक है, और ऐसे करके कैसे आपके क्वेश्चन को घुमा सकते हैं वो भी आपको दिखाना था, ठीक है। तो 9 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए। जो देखिए क्वेश्चंस पे बात करने की कोशिश करेंगे तो ये तो इनफाइनाइट हो सकता है, मैथ्स इज इनफाइनाइट। तो यहां पे मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस और जितने भी गेट में आए हुए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस सारे प्रैक्टिस करवा दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स के। अब इन पे डिटर्मिनेंट पे ही बेस्ड काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, पर आपको याद रखना है कि मेरा काम है कॉन्सेप्ट डिलीवर करना। आपका सारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट मैंने कवर कर दिया है और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी कवर कर दिए हैं। पर अगर और इसमें आपको परफेक्शन चाहिए और इंप्रूवमेंट और अच्छा ग्रास्प चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अच्छे से वर्कबुक या फिर अपना जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है या फिर टेस्ट सीरीज अच्छे से देना होगा, तभी आप ये सब चीजों में अच्छे से कमांड पा पाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट। तो यहां पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा, पर जितना भी सफिशिएंट नॉलेज था जो आपको पूरा सब टॉपिक को ग्रास्प करने के लिए, उसके लिए मैंने इतने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं जो मोर देन सफिशिएंट है। इतना कोई भी क्वेश्चन इतने डिटेलिंग में नहीं करवाता, ठीक है। और ये 10th क्वेश्चन, ये भी इसको मैं आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूं। होमवर्क में क्यों, होमवर्क में क्योंकि ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट ए, जो ये ए है, इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, कि मुझे बोलना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं एक्स की ताकि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाए, जीरो के। डिटर्मिनेंट जीरो की मतलब कि क्या, आप क्या करेंगे, सिर्फ R1 के अक्रॉस एक्सपांड कर देंगे, डिटर्मिनेंट को निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो से, एक्स की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, होमवर्क करेंगे पूरे अच्छे से और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क था। हमने यहाँ पे ओवरऑल मतलब कि 9 to 10 क्वेश्चंस किए और वो काफी गेट में अच्छे आए हुए 2 मार्क्स क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आपका टॉपिक डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक पूरा अच्छे से कवर होता है, ठीक है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस को, जितने बार आप रिवाइज करते जाएंगे कॉन्सेप्ट को, उतना ज्यादा आप मैथ्स में स्ट्रांग होते जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा खेल समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.